तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतों में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो एंड पढ़ाई कर रहे हो। आज फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए एसएसटी का चैप्टर नंबर 6, दैट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सो ये वन शॉट में पढ़ने वाले, वापस हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे लेकिन हर पहलू पे ध्यान देंगे ये चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, सारे चीज और जुडिशरी कैसे काम करती है, वो सारी चीज हम ये चैप्टर में जान रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो पहले तो मैं देखूंगा तो ये पता चलता है कि ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो तो कब अमल में आया, ये विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा कब अमल में आया, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ। एवरीबॉडी नोज दैट कि हम इंडिपेंडेंस को प्राप्त हुए जब 1947 आया, है ना। सो इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस एट 1947। सो इंडिपेंडेंस होते होते ये सब आ गई होंगी, ऐसा तो नहीं है। So India became independent at 1947. So 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली। उसके बाद में हमको जितने भी राइट्स मिले उसके बाद में ही मिले। तो सिटीजन गेन्स देयर राइट टू गवर्न देमसेल्फ। तो इसके बाद में हमारे जो नागरिक थे सारे लोगों को राइट्स मिला कि भैया तुम खुद ही अपना एज 47 को इंडिपेंडेंस मिली तो यहाँ पे डेमोक्रेसी लागू हुआ। डेमोक्रेसी लागू हुआ तो क्या हुआ कि जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको राइट्स मिला कि वो खुद अपना सरकार चुन सके और अपने सरकार को चला सके, अपने देश को चला सके। ठीक है। उसके बाद में मतलब इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट एट 1947 एंड सिटीजन गेन देयर राइट टू गवर्न देमसेल्फ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब अमल में आया, जब 1950 हुआ। सो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फाउंडेशन ऑफ द गवर्नेंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, लॉ के हिसाब से ही हमारा गवर्नमेंट चलता है ना। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कब, 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया। Okay, so the Constitution of India laid the foundation of governance and ये कब बना था, 1950 में बना था। Then universal adult franchises, अभी हमने लास्ट सेशन में यही पढ़ा था। Who are universal adult franchises? तो जितने भी citizen of India हैं, they all are franchisees of this democracy election. They are franchisee of the election. वो सारे लोग ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं, क्लेम करते हैं जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है और 18 इयर्स एंड अबव है। ठीक है, 18 इयर्स एंड अबव है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, उसके बाद में क्लास, सारी चीजें। ओके, सो हु आर द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस? ऑल द सिटीजन्स। एवरी अडल्ट सिटीजन हैज अ राइट टू वोट irrespective of caste, irrespective of caste, irrespective of gender, class and religion. ठीक है। उसके बाद मतलब गरीब अमीर के बीच में भेदभाव या कास्ट सिस्टम के बीच में भेदभाव, ऐसा भेदभाव नहीं है। सारे लोग इक्वल राइट्स एंजॉय करते हैं एंड इक्वल ओनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन में उनका है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इक्वल ओनरशिप है, वोटिंग राइट्स इक्वल है सबको। पर वोट एक ही वोट, पर पर्सन एक वोट जाएगा। ऐसा नहीं कि अमीर है तो वो 10 वोट डालेगा, गरीब है तो ये एक ही वोट डालेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सो सबको है equal rights to elect the government. ठीक है, elect their representative rather.
देन पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल एंड मेक लॉज। तो जो हमारे पार्लियामेंट है रिप्रेजेंट्स द पीपल, पीपल को, हमारे नागरिक को वो रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, हमने उनको इलेक्ट करके भेजा हुआ रहता है, सो दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्स। सो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल। सारे पूरा देखो, जब इलेक्शन होती है तो आपको मालूम है कि एक महोत्सव जैसा होता है हमारे इंडिया में, है ना। सो वी इलेक्ट द पीपल, वी कास्ट वोट टू हुम वी लाइक। सो हमने इलेक्ट करके उनको भेजा है वो पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट बेसिकली क्या है, इट रिप्रेजेंट ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेक लॉज विथ देयर कंसेंट। तो अपने अपने कंस्टिट्यूएंसीज में जाते हैं और देखते हैं हम जो लॉ बनाने वाले हैं वो उनको अच्छा लग रहा भी है या नहीं, तो उनके कंसेंट से ही लॉज फ्रेम होते हैं। देखते देखते होगे कि कोई लॉज कोई कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद नहीं आते, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पसंद नहीं आती, तो उन लोग क्या करते हैं, धरना देते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं। दिस इज़ अ राइट टू प्रोटेस्ट, एवरीबडी कैन डू इट, बट पीसफुली कर सकते हो आप। क्या है, नॉन वायलेंस के साथ करोगे, वायलेंस के साथ नहीं करोगे आप। तो राइट टू प्रोटेस्ट है बट नॉन वायलेंस के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट लोकसभा जो बना वो 1952 में अमल में आया। तो जो पहली सरकार, देखो उसके पहले भी सरकार बनी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी थी, लेकिन वो दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सो जो फर्स्ट लोकसभा हमारे नज़र में जो आया, जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल था, वो लोकसभा 1952 में आया। एंड करंटली इट इज़ 18th लोकसभा इन 2024। सो 2024 में जो चल रहा है वो 18th लोकसभा है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कभी आया, इन द ईयर 1952, एंड जो करंटली हमारे मोदी जी की सरकार चल रही है दैट इज 24th लोकसभा। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आप पूछा जा सकता है क्या होता है ना, एक तो फर्स्ट वाला और एक तो लास्ट जो चल रहा रहता है करंट, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो फर्स्ट लोकसभा बना हमारे इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो 1952 में बना फर्स्ट लोकसभा। एंड अभी जो करंट लोकसभा है दैट इज 2024 में जो बना हुआ है अलायंस मिला के, बीजेपी एंड अलायंस, तो उसको हम एनडीए भी बोलते हैं। सो वो 18th लोकसभा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और कुछ। तो इंट्रोडक्शन आपने बेसिकली समझ लिया कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947। तो अब एक बार देख लीजिए इसको। और ओके, सो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस को मिला, तो उसके बाद से इंडियन लोगों को राइट्स मिला टू गवर्न देमसेल्फ। देन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाउंड इन 1950 एंड लेड टू द फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो लॉज बने वो 1950 में बने। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो 1950 में बना, एंड दैट लेड टू अ फाउंडेशन ऑफ द गवर्नेंस। उसके बाद में जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं 18 ईयर्स एंड अबव, दे हैव अ राइट टू वोट, कास्ट अ वोट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से कास्ट के हैं, कौन से जेंडर के हैं, कौन से क्लास के हैं, कौन से मतलब गरीब हैं, अमीर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल, मेक लॉज विद देयर कंसेंट। पार्लियामेंट जितने भी पार्लियामेंट्री हैं, ओके, तो वो क्या हैं, दे रिप्रेजेंट्स द पीपल बिकॉज हमने उनको इलेक्ट करके भेजा हुआ होता है। एंड दे मेक लॉज बाय द कंसेंट ऑफ आवर सेल्फ, मतलब हम लोग के से कंसेंट लेके उन लोग लॉज भी बनाते हैं। फर्स्ट लोकसभा वॉज इन इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट लोकसभा जो बनी वो 1952 में बनी, और अभी जो करंटली चल रही है मोदी जी की सरकार वो 18th लोकसभा है।
Let's move towards the next, that is composition of the Indian Parliament. Composition, अब मतलब क्या क्या कौन कौन है उसमें, कैसे कैसे हैं, कैसे काम कर रहा है. सो ऑब्वियसली ये बाई कैमरल है. बाई कैमरल इसका मतलब दो सभा हैं, टू हाउसेस आर देयर प्लस वन प्रेसिडेंट. सो बाई कैमरल लेजिस्लेचर. सो आपको ये ध्यान में रखना है, क्या है ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है. देयर आर टू हाउसेस प्लस प्रेसिडेंट. सो जो पहला हाउस है दैट इज लोकसभा. वो क्या है, लोकसभा. अब दिस इज अ हाउस ऑफ द पीपल. क्यों दिस इज हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इसके मेंबर्स जो होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. इसके मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. दैट्स व्हाई दिस हाउस लोकसभा इज नोन एज हाउस ऑफ द पीपल. व्हाई? बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव इन दिस लोकसभा is directly elected by the people. Directly elected by the people, हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं और वो इलेक्ट होते हैं. जैसे सेंटर का आपने सुना रहेगा कि सेंटर का इलेक्शन चल रहा है ना. सो लोकसभा में जो मेंबर्स हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, सिटीजन ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाई दैट हाउस इज नोन एज हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, या हम उसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, है ना. दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया. अब मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेक होल्डर्स. आप सीधा सीधा बोलो ना, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द फ्रेंचाइजीज. So who are universal adult franchises? We are the universal adult franchises because we are the citizen of India, and adult citizen of India, and we elect the members of Lok Sabha directly. That's why that Lok Sabha is known as House of People या lower house. अब दूसरा जो है वो राज्य सभा है. तो सेंटर में दो सभाएं हैं, दैट इज लोक सभा एंड राज्य सभा. सो राज्य सभा इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड या फिर अपर हाउस. अब ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों है? क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट दे आर इलेक्टेड बाय द ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया. तो जितने भी स्टेट के मेंबर्स हैं, स्टेट के आप ये बोल दो कि पार्लियामेंट्री लोकसभा या विधानसभा, है ना. तो लोकसभा बोल लो या विधानसभा बोल लो, उनके जो मेंबर्स होंगे वो सब मिलके इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. सीधा सीधा बात, ठीक है. ओहो कहाँ पे चले गए तुम? सो आप देख सकते हो कि राज्यसभा इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. वाई? बिकॉज उन जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं. दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पीपल. ठीक है. दिस राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स, या फिर डायरेक्टली आप बोल दो कि विधानसभा एंड लोकसभा, उनके जो मेंबर्स हैं वो आपके राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. ठीक है, बात समझ में आ गई. सो राज्यसभा के मेंबर्स आर नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड अपर हाउस या फिर अपर हाउस. These are indirectly elected by the state legislature. These are indirectly elected by the state legislature. State legislature मतलब विधान सभा, जो स्टेट के जो MLAs होते हैं, है ना, तो उन लोग इनको इलेक्ट करते हैं.
बात समझ में आ गई होगी, एंड दैट्स व्हाई दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर्स। अब मैं सीधा सीधा बात बताऊं, मतलब दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सिटीजन। तो हमारे जो हम जिसको इलेक्ट करते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा को। सो दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। अब प्रेसिडेंट अ पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एक पार्ट है पार्लियामेंट का। सो हम बोलने के लिए तो बोलते हैं बट कि प्रेसिडेंट इज अ हाईएस्ट अथॉरिटी, बट पावर्स उसको कम होते हैं, बिकॉज ही इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय ये प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई इट हैज ऑल द टोटल पावर्स। जो सही सुपर नेशनल पावर है हमारे इंडिया में हमने जो दे के रखा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दे के रखा है। राइट नाउ वी हैव प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है। तो ऑल द डिसीजंस एंड जो भी लेते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ही लेते हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ही इज दिस प्रेसिडेंट इज टिटुलर हेड आप बोल सकते हो एक, ठीक है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जो मेंबर्स बनते हैं, अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बनती है वो किसके बेस पे बनती है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से बनती है। दैट्स वाई आप एक समझ लो कि यूपी में इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों है। नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री फ्रॉम यूपी इज 80। वाई? बिकॉज उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होती है। नहीं तो फिर बिहार में आप देखोगे, बिहार इतना सा है छोटा सा मैप में, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 है, 40। वाई? तो एरिया के हिसाब से नहीं होता है, एरिया भी एक मैटर है, बट सबसे बड़ा जो मैटर है वो है पॉपुलेशन। सो रिप्रेजेंटेशन जो है इट इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। आपको ध्यान रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूएशन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, जो बनती है, वो ऑल बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। सो रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स। स्पीकर जो होता है प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा, लोकसभा को स्पीकर हेड करता है। हेड कौन करता है लोकसभा को? स्पीकर। स्पीकर देखो बैठा रहता है, सबको वो कोई भी पक्षपात नहीं कर सकता, ऐसा मानना है। बट जो भी मेजॉरिटी में देखो लोकसभा का स्पीकर कोई भी बन सकता है, बट मेजॉरिटी वोट जिसको जाएगा तो ऑब्वियसली जो पार्टी मेजॉरिटी में उसका ही लोकसभा का स्पीकर होगा। सो स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो चेयरपर्सन रहता है वो कौन रहता है? वाइस प्रेसिडेंट। एज राज्यसभा का जो चेयरपर्सन रहता है वो वाइस प्रेसिडेंट रहता है। लोकसभा का जो चेयरपर्सन आप बोल सकते हो दैट इज स्पीकर होता है। ओके, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। थोड़ा पानी पी लें, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अब एक बार फिर से कॉम्पोजिशन देख लेते हैं हम लोग कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हमारा, दो हाउसेस हैं एंड एक प्रेसिडेंट है। लोकसभा दो हाउसेस, टू हाउसेस आर, फर्स्ट वन इज लोकसभा एंड सेकंड वन इज राज्यसभा। लोकसभा इज हाउस ऑफ पीपल and Lok Sabha is also known as House of People because their members are directly elected by the citizens of India, adult citizen of India, and it is also known as lower house. Rajya Sabha is known as Council of States because their members are not directly elected by the citizens of India, they are elected by the elected members of citizens of India, and that is also all by स्टेट्स जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। मतलब सीधा सीधा बात है, विधानसभा से जो उनको वोट मिलता है उससे वो बनते हैं, इसके मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं।
इट इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। ओके, अब प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड ही इज जस्ट अ टिटुलर हेड, मैं आपको बता देता हूं। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेस्ड ऑन जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज रहती हैं पार्लियामेंट में, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। सो वी नो दैट यूपी हैज अ हाईएस्ट population, and that's why they had highest number of constituency in it, 80। देन आपको एक बात और बता दूं, आगे आगे बात करते हैं, बहुत सारे बातें हैं करते रहेंगे, ठीक है। देन स्पीकर जो है राज्यसभा को हेड करता है, तो राज्यसभा का को जो संचालित करता है वो रहता है स्पीकर, एंड वाइस प्रेसिडेंट इज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को चेयरपर्सन कौन है? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। एंड स्पीकर का जो लोकसभा को जो लुक ओवर करता है वो कौन है? स्पीकर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। देन यूनियन एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव? सो यूनियन एग्जीक्यूटिव composed of president, vice president and council of ministers। and आपको बात बताऊं, देखो, सो मतलब लाल बत्ती की गाड़ी किसको किसको मिलती है? दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो दो टाइप के लोग हैं, है ना। एक तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कंपोज्ड ऑफ दिस एंड एक लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो पहले हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, मतलब जो उसमें भी जो मेन लोग हैं जिनकी लाल बत्ती हमेशा चमचमाते रहती है। सो गवर्नमेंट के जो पार्ट होते हैं, सीधा सीधा बात है। तो फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब अपना हेड ऑफ जो कंट्री है, दैट इज प्रेसिडेंट। देन वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के भी चेयरपर्सन होते हैं, तो एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनको हेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। एंड प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअल हेड ऑफ द कंट्री। सारे पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही हैं, बिकॉज दे आर ऑल ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर पावर्स इनके पास ही हैं। इनके पास दे ऑल आर टिटुलर हेड्स, ठीक है। सो सबसे, लेकिन पोजीशन वाइज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट इज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, सेकेंड पोजीशन पे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसमें से ही कोई एक जन हेड बन जाता है, एंड दैट इज प्राइम मिनिस्टर। इन लोग सब लोग मिलके प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं कि हाँ भैया, मुझे हमारे में से, ग्रुप में से जो हम जीते हुए हैं, जो मेजॉरिटी वाली पार्टी है, हमारे ग्रुप लीडर ये रहेंगे, इनको हमको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। सो सारे मिलके, मतलब जो भी, और उसमें से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बनते हैं, जो लोग जीते हुए रहते हैं, जो पार्टी जीती हुई है। जैसे बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी पार्टी है जीती हुई है, बीजेपी प्लस अलायंस। सो कोलिजन गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है। तो इसमें क्या हो जाता है कि उसमें जितने भी मेंबर्स हैं जो जीत के आए हैं, एनडीए वाले जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सब लोग मिलेंगे और उन लोग क्या बोलेंगे? हमारे हेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अब सॉरी हमारे हेड मोदी साहब, इनको हम प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंटमेंट दे देगा, ठीक है भाई बन जाओ, ठीक है। तो ऐसे है, और इन लोग ही तय करेंगे मिलके कि मिनिस्टर्स कौन कौन से मिनिस्टर्स क्या क्या बनेंगे। जैसे जल संसाधन मिनिस्टर हैं, जैसे एयरलाइन मिनिस्टर हैं, सारे रेलवेज मिनिस्टर्स हैं, ये सारे मिनिस्ट्रीज जो हैं वो भी कौन कौन बनेगा, दे आर डिसाइडेड बाय द जो भी लोग जीत के आए हैं पार्लियामेंट में, एमपीस, वो मतलब जीते हुए, मतलब जीती हुई पार्टी, एनडीए जो पार्टी है उसमें से ही लोग, वो जो जीते हुए लोग हैं वही डिसाइड करेंगे कि हमारे में से कौन कौन क्या क्या बनेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन क्या क्या विभाग लेके जाएगा, तो वही लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो सीधा सीधा बात है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में तीन चीज़ें, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहाँ कहाँ से चूज किए जा सकते हैं?
तो दोनों हाउस में से चूज किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी चूजन फ्रॉम एमपीज ऑफ बोथ हाउस, राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है, तो कोई भी, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो, उनमें से कोई भी मेंबर्स में से चुना जा सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। बेसिकली ये देखो, हमारे यहाँ तो मोदी जी अपना डिसाइड करते हैं कि हमको मिनिस्ट्री कैसे बनानी है। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये सीधा सीधा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी फ्रॉम राज्यसभा और इट कैन बी फ्रॉम लोकसभा। तो कोई भी एमपीज, कोई भी एमपी, चाहे वो राज्यसभा का एमपी हो चाहे वो लोकसभा का एमपी हो, कोई भी हो, उसमें से चूज किया जा सकता है टू बिकम अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। अब चाहे वो राज्यसभा से आए चाहे वो लोकसभा से आए, अगर मिनिस्ट्री तुमने पकड़ा हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर होगी? लोकसभा के लिए होगी, है ना। आपको जो भी काम करोगे लोकसभा को रिपोर्ट करना पड़ेगा। collectively responsible, this council of ministers are collectively responsible in Lok Sabha to Lok Sabha, assisted by the, इन लोग देखो, अब बहुत सारे, अब तुमको पता है यार, सीधा सीधा बात है, बहुत सारे लोग तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, बट तुमने उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो देखा नहीं था कि काम करने लायक है या नहीं है। वोट करके हमने जिता के भेज दिया है, तो काम कैसे करेंगे? उनको पता ही नहीं होगा काम कैसे किया जाएगा। कागजी वर्क है, ये वर्क है, वो वर्क है, तो कैसे करेंगे? उनको तो आता ही नहीं है ना, पढ़े लिखे तो है नहीं। बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स होंगे, तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए? तो दे आर असिस्टेड बाय सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स मतलब आईएएस जो बनते हैं, वो लोग इनको भी असिस्ट करते हैं। सो ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली असिस्टेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स, दैट इज सिविल सर्वेंट्स। इसलिए जब सिविल सर्वेंट का पढ़ाई करते हैं लोग, तो सारे लॉज, सारे सब कुछ जानते हैं, तब जाके वो सिविल सर्वेंट बनता है। देखा रहेगा ना, उसके बाद में भी जाके वो अलग से पढ़ता है, ट्रेनिंग लेता है आईएएस के लिए, तो पढ़ाई करता है बेसिकली। आप लोग ने देखा रहेगा, सारी चीज़ें जानता है, हर एक एस्पेक्ट को वो समझता है, तब जाके वो एक सिविल सर्वेंट बनता है। मतलब सोसाइटी के हर एक चीज़ को वो जानता है, हर एक चीज़ को वो समझता है, तब जाके वो आईएएस बनता है। और वही लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप बोलोगे तो ये सिविल सर्वेंट ही आपका देश चला रहे हैं। सारे मिनिस्टर्स थोड़े चला रहे हैं, हर एक मिनिस्टर्स को उतना नॉलेज थोड़े होगा। तो दे आर दिस, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर असिस्टेड बाय द सिविल सर्वेंट्स। उसके बाद में आते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, अब इसमें हम कौन सा जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। सो क्या इलेक्ट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारा लेजिस्लेचर है, लोकसभा, वो क्या करता है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप लोकसभा ही इलेक्ट, लोकसभा के मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ लोकसभा। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, बेसिकली आप सीधा सीधा बोलो, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दे इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दे हैव राइट्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई कुछ अमेंडमेंट लाना रहेगा तो वो कौन करता है? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव ही करते हैं। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी आता है। सो दे अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, एंश्योर फेडरलिज्म, सेपरेशन एंड पावर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये लोग इंश्योर करते हैं कि आपका फेडरलिज्म बना पड़ा रहे,
सेपरेशन ऑफ पावर्स बना पड़ा रहे स्टेट के और सेंटर के बीच में। फिर उसके बाद में आपका प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू एजुकेशन, सारे ये सारे प्रोटेक्ट करने का काम पार्लियामेंट अपना करता है। ठीक है, सो पार्लियामेंट का ये सब काम है। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस क्या क्या है? दैट इज इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, देन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, then ensure federalism, separation of powers and protection of fundamental rights. So जितना भी सामंजस्य वो बनाना है स्टेट और सेंटर के बीच में, वो भी बनाने का काम यही करता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। देन लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द, देखो आप ये सब नोट्स भी बना के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखो नोट्स टाइप में ही दिया हुआ है, आप पॉइंट वाइज रखोगे तो दिमाग में ऐसा बना पड़ा रहेगा कि क्या करना है, तो कभी भी भूलोगे नहीं। तो ये नोट्स बना के ज़रूर रख लेना। अब लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट और क्या है? लॉ मेकिंग। तो पहला हमने क्या पढ़ा? कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। अब क्या पढ़ेंगे? लॉ मेकिंग। तो ये लॉज बनाते हैं। मेन फंक्शन इज पासिंग लॉस, बिल पास करते हैं, बिल पेश करते हैं, एक्ट पेश करते हैं, लॉ बनाते हैं। तो स्टेप्स 2, ये पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई भी बिल हो या एक्ट हो या लॉ हो तो वो पेश करेंगे पहले, फिर रीडिंग होगी उसकी, देन कमिटी फॉर्म होगी, कमिटी स्टेज पे वो जाएगा, वोटिंग होगी, फिर वोट करेंगे कि ये पास हो या ना हो। अगर मेजॉरिटी लोगों ने कोई एक्ट बना है और उसको बोला कि भैया ये एक्ट सही नहीं है, मेजॉरिटी लोगों ने ऐसा नो कर दिया तो गया। ओके, अब ये सब इसके बाद में जब बिल समझ लो पास हो गया लोकसभा में, तो वो राज्यसभा में जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट का भी असेंट लेते हैं। ठीक है, तो वो बिल जो, देखो बिल जो लोकसभा में पास हो गया ना, एक बात समझ लो कि राज्यसभा वाले कितना भी रोके वो नहीं रुकने वाला। ठीक है, तो लोकसभा में जो भी बिल पास हो जाता है वो राज्यसभा में जाके गिर भी गया तो वापस से वो लोकसभा आएगा, लोकसभा फिर से पास कर देगा, तो राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा और वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, बिल, एक्ट एंड लॉ। उसके बाद में एग्जाम्पल, राइट ऑफ एजुकेशन जो पास हुआ इन 2009, राइट टू एजुकेशन 2009 में एक बिल था जो पास हुआ था, राइट टू एजुकेशन वाला, तो ये एक्ट बना, एक्ट से अब लॉ बन गया। फिर उसके बाद में मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। जो मनी बिल होता है, मनी बिल कि हाँ इतना, एक्चुअली बजट बनाया जाता है कि हाँ रेलवे को इतना जाएगा, इसको इतना जाएगा, रेलवे सही करने के लिए, दुरुस्ती करने के लिए इतना पैसा जाएगा। सो दैट इज मनी बिल एंड दैट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। तो जितना भी बजट का काम होता है लोकसभा ही देखेगा, क्योंकि दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। सो वो इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन लोग ही फैसला ले सकते हैं। ठीक है, तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो पैसे का कैसे इस्तेमाल करे, क्या इस्तेमाल करे, वो सारे लोकसभा देखता है सिर्फ। अब देखो, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। अब तुमने पैसा तो चलो उन लोगों ने तो खुद पैसा पास करवा लिया, अब उनका कुछ अकाउंटेबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा, पैसा पास करवाया तो। सो गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट। सो गवर्नमेंट क्या करेगा, भैया तुमने कहाँ खर्चा किया, कैसा खर्चा किया, वो सारे चीज़ों का ब्यौरा पार्लियामेंट में देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। फिर क्वेश्चन रेज होगा भैया कि हाँ इतना पैसा दिया तो मैंने इतना घोटाला कर दिया, ये क्वेश्चन आवर्स में होता है। एमपी क्वेश्चंस मिनिस्टर्स, भैया कि आपके मिनिस्ट्री में इतना खर्चा हुआ, तो ये खर्चा गया किधर, क्या आपने गबन किया है, क्या आपने करप्शन किया है, क्या करप्शन चार्जेस में मिले तो उठा के जेल में बंद कर देंगे, है ना। और अगर सही काम किया तो अप्रिसिएशन भी मिलेगी।
पार्लियामेंट्री कमिटी रिव्यू मिनिस्ट्रीज वर्क। जो पार्लियामेंट्री कमिटी बनती है तो ऑब्वियसली उसमें पक्ष वाले भी होंगे, विपक्ष वाले भी होंगे, कुछ राज्यसभा वाले मेंबर भी होंगे। तो पार्लियामेंट्री कमिटी जो है वो पूरा मिनिस्ट्री के कामों को रिव्यू करती है कि काम सही चल रहा है, दुरुस्त चल रहा है, कुछ करप्शन, कुछ घपला तो नहीं हो रहा है। वो सारे काम देखने का काम कौन करती है? पार्लियामेंट्री कमिटी देखती है। तो ये सब काम है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, दैट इज जो एग्जीक्यूटिव दिस लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें थर्ड जो है वो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी है। जितने भी लोग मिनिस्टर बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनकी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि नहीं? उनका जो अकाउंटेबिलिटी है उनको कौन चेक करेगा? पार्लियामेंट चेक करेगा। सीधा सीधा बात है कि गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट कि भैया कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा गया, कैसे हुआ, क्या किया, क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। और उसके बाद में उसी पार्लियामेंट में किसी को कुछ क्वेश्चन रेज करना रहेगा कि भैया यहाँ पे इतना गबन हुआ है, घपला हुआ है, तो वो क्वेश्चन रेज कर सकता है क्वेश्चन आवर्स में। MPs क्वेश्चन मिनिस्टर्स, क्वेश्चन आवर्स में मिनिस्टर लोग को, जितने भी MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। सो दैट इज क्वेश्चन आवर्स। देन पार्लियामेंट्री कमिटी रिव्यूज मिनिस्ट्रीज वर्क। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट अप्रूव्स द एनुअल बजट। पार्लियामेंट फाइनेंशियल जो अकाउंटेबिलिटी है तो वो पार्लियामेंट ही अप्रूव करती है। सारे MPs मिलके ही अप्रूव देते हैं, भैया ठीक है इतना बजट तुमको रेल मिनिस्ट्री में दे रहे हैं, हम कितना काम करके दिखाओगे, नेक्स्ट टाइम हम रिव्यू करेंगे उसका। सो ये जो बिल पास करने का काम करता है वो पार्लियामेंट ही करता है। तो बजट, एनुअल बजट जो बनाता है, पार्लियामेंट अप्रूव्स द एनुअल बजट। तो एनुअल बजट बनाने का काम कौन करेगा? अपना गवर्नमेंट करेगा जो पावर में है, लेकिन उसको अप्रूव करने का काम कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा। उसके लिए भी क्या होता है? वोटिंग होती है, मेजॉरिटी कि बजट ठीक है या नहीं है। वो बजट पेश करने का काम कौन करेगा? बजट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर करेगी। अपने इधर कौन है? यस, सीतारमन जी है, निर्मला सीतारमन जी। तो एनुअल बजट जो पेश करेंगे वो पार्लियामेंट अप्रूव करती है। ठीक है। सो एंश्योर्स गवर्नमेंट स्पेंड पब्लिक मनी रिस्पॉन्सिबिली। तो ये एंश्योर करती है कि गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबली ही खर्चा हो। मतलब ऐसे ही भैया पैसा मिल गया तो फालतू में पैसा मिल गया, चलो ऐश करते हैं, ऐश करने के लिए पैसा नहीं मिलता। तुम्हारे पब्लिक का मनी है ना, आपने टैक्स से वसूला है। तो वो जो पब्लिक का मनी है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए सही जगह पे खर्चा हो, वो पार्लियामेंट्री देखती है। तो गवर्नमेंट अपना ये इंश्योर करता ही है कि जो पब्लिक मनी है वो रिस्पॉन्सिबली ही खर्च हो, सही तरीके से ही खर्च हो। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। नाउ लेट अस सी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। सो पहले जो एग्जीक्यूटिव आते हैं वो हैं प्रेसिडेंट हमारे। सो उनका क्या क्या काम है, कैसे कैसे चलते हैं। सो हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, परफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। परफॉर्म जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी ड्यूटीज हैं वो सारे चीज़ें वो करते हैं प्रेसिडेंट। सो उनका क्या काम है? टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, टू अपॉइंट, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो जितने भी बिल लोकसभा से पास होके जाते हैं उसको हाजी भरने का काम प्रेसिडेंट भी करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। सो गिव एसेंट टू द बिल, गिव्स एसेंट टू द बिल्स। समन्स पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का सेशन बुला सकते हैं। अपॉइंट्स PM एंड मिनिस्टर्स, अपॉइंट्स PM एंड मिनिस्टर्स। तो जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उसके मिनिस्टर्स को और PM को अपॉइंटमेंट कौन देते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। सो इट्स इनका ड्यूटी है ये।
उसके बाद में तो आपको समझ में आया प्रेसिडेंट क्या करता है, वो कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ हमारा कंट्री का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। उसके बाद में ही परफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज लाइक ही अपॉइंट्स पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, समन्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का सेशन बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं पार्लियामेंट को। उसके बाद में गिव्स एसेंट टू द बिल, बिल को हाजी भरने का काम, जो भी बिल लोकसभा से पास होता है वो प्रेसिडेंट के पास जरूर जाता है, और वो उसकी उनका ये भी काम है। देखो कोई फांसी चढ़ रहा है ना, वो उनके पास कुछ राइट्स रहते हैं उनको बचाने के लिए भी, तो वो भी उनका राइट्स है। यूजेस डिस्क्रिशनरी डिस्क्रेशनरी पावर ड्यूरिंग क्राइसिस, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल लगाना। अभी कुछ क्राइसिस हो गए इंडिया में गवर्नमेंट में, तो जो भी प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे वो हमारे प्रेसिडेंट ही होंगे। सो प्रेसिडेंट का काम है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं वो ड्यूरिंग द क्राइसिस। हंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को भंग कर देंगे, तो वो भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट हमारे। तो लेकिन वो क्राइसिस के टाइम पे ऐसे नहीं हो कि कभी भी मन किया पार्लियामेंट भंग कर दी, ऐसा नहीं कर सकते वो, ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी एग्जीक्यूटिव है। सो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सो रियल, देखो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वही है ये प्राइम मिनिस्टर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव रियल अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। बाकी तो मैंने बोला था वो दिस प्रेसिडेंट इज टिटुलर हेड, जस्ट नेम सेक। तो आप देख सकते हो की फंक्शंस क्या क्या है कि लेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर का जो मेन फंक्शन है, की फंक्शन, दैट इज ही इज अ हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होंगे, जो लीडर होंगे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। एडवाइसेस प्रेसिडेंट, वो ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, चलो बिल पास करो। वो कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे हमारे। देन फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड मिनिस्ट्रीज, रन्स मिनिस्ट्रीज। सो ऑब्वियसली वो मिनिस्टर्स के हेड हैं, मिनिस्ट्री के सारे हेड हैं, तो वो लुक फॉरवर्ड करते हैं सारे मिनिस्ट्रीज को, वो देखते हैं सारे मिनिस्ट्री को, तो रन करते हैं सारे मिनिस्ट्रीज। कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सो जितने भी पॉलिसीज बनाने का काम एंड मिनिस्ट्री रन करने का काम वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलके करते हैं। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, जितने भी कुछ कर रहे हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा में, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लोकसभा में ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन होते हैं इनके ऊपर ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे आर कलेक्टिवली, दैट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। So these are the key functions of the real executive authority. अब हम देखते हैं differences between legislature and executive. So देखो एक तो composition, तो composition की बात करेंगे तो दोनों का देखते हैं हम लोग। तो composition में legislature में प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, एंड इन द एग्जीक्यूटिव वी नो दैट कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो बोलेंगे डिफरेंस क्या है। सो मैं अगर बोलूं कि दिस लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है, इसमें प्रेसिडेंट है ना, एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इन द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सारे पार्लियामेंट्री एमपीज नहीं आते इसमें, लेकिन इसमें जैसे लेजिस्लेचर में है तो दे आर कंप्राइज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इनका रोल क्या है? मेक लॉस। किसका? लेजिस्लेचर का। रोल इज टू मेक लॉ, सुपरवाइज एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर्स एग्जीक्यूटिव। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं जैसे कि ये सब है, उनको सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? सारे एमपीज, दैट इज लेजिस्लेचर करते हैं। हमारा जो पार्लियामेंट है उनके सारे मेंबर्स इनको देखने का काम कर रहे हैं। तो तीसरी आंख है कि तुम क्या काम कर रहे हो ना, कहाँ भ्रष्टाचार होगा, क्या होगा, वो सारे लोगों को पीएम, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे वाइस प्रेसिडेंट, चाहे प्रेसिडेंट, ये सारे लोगों को देखने का काम कौन कर रहे हैं? हमारा लेजिस्लेचर कर रहा है। ओके, सो रोल ऑफ लेजिस्लेचर इज व्हाट? टू मेक लॉस एंड सुपरवाइज दिस एग्जीक्यूटिव। अब इसका इन लोग का एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है? रोल इज टू इम्प्लीमेंट लॉ, वो बनाते हैं और इन लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं, एंड रन गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? अगर मैं एग्जीक्यूटिव के रोल के बारे में बात करूं, सो दीज आर द लेजिस्लेचर का रोल, और एग्जीक्यूटिव का रोल का बात करूं, सो इन लोग क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट लॉ एंड रन गवर्नमेंट, रन, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव का काम। फिर उसके बाद में बिल्स का, इसका बिलिंग का काम है। बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, सो कैन इंट्रोड्यूस सम बिल, है ना। कुछ बिल्स ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लेजिस्लेचर, जितने भी लोग हैं जो हमारे पार्लियामेंट्री हैं, वो बिल्स दे कैन इंट्रोड्यूस सम बिल्स। और इसमें क्या है? दे इंट्रोड्यूस मोस्ट बिल्स। सो जितना ज़्यादा बिल काम करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम, सो प्रेसिडेंट, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम, दीज आर एग्जीक्यूटिव। तो ऑब्वियसली यही सब लोग मिलके काम ज़्यादा करवा रहे हैं, तो बिल ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस तो यही करेंगे, इंट्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द बिल्स, है ना। सो इसमें क्या था? कैन इंट्रोड्यूस सम बिल्स, एंड एग्जीक्यूटिव का क्या होगा? most of the bills are introduced by these people. So introduced most bill, introduces ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, होप कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव और आप लेजिस्लेचर में फ़र्क समझ रहे हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव, ये इनका क्या अकाउंटेबिलिटी, ये क्या करते हैं भैया? तुमने काम किया, काम को असिस्ट कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी इनकी क्या होगी कि भैया जो भी काम कर रहा है, दैट इज पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी अकाउंटेबिलिटी ये चेक करेंगे। तो क्वेश्चंस एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन करते हैं। अकाउंटेबल आंसर टू द लेजिस्लेचर, ये क्या करते हैं भैया? वो क्वेश्चन करते हैं, ये आंसर देते हैं। सो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव क्या करता है? आंसर देता है, आंसर द लेजिस्लेचर, आंसर लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? आंसर करते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या है इनका? आंसर करना, कि भैया सवाल पूछा गया, आप जवाब दो कि आपने जो काम किया है इतना पैसा गया कहाँ है। तो खाली वही नहीं, जितना भी अकाउंटेबिलिटी हो, खाली पैसे का ही लेन देन तो नहीं होता। जो भी काम है इतना, भैया तुमने पैसा दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन काम डिले क्यों हो रहा है, वो भी तो बोल सकते हैं ना। ये भी तो इनका काम है लेजिस्लेचर का। उनका एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? भैया इनको संतुष्ट करो, भैया आंसर देके जवाब देकर संतुष्ट करो। फाइनेंस, इसमें फाइनेंस सैंक्शन एक्सपेंडिचर, यही सैंक्शन करते हैं पूरा एक्सपेंडिचर। भैया तुमने तो बजट दे दिया ना, इनको बिल बना के दे दिया है, तो ये पार्लियामेंट में ही बिल पास होगा कि भैया तुम्हारा कितना कितना खर्चा हुआ है। तो कैसे बिल पास होगा? पार्लियामेंट में बिल पास होगा फाइनेंस का। और ये क्या है? ये बिल बनाते हैं और ये बिल पास करते हैं। सो सैंक्शंस बिल एंड एग्जीक्यूटिव मेक्स बिल, मेक्स
budget makes expenditure. ठीक है, so it's prepare expenditure, prepare budget, so prepare budget, so ये makes budget, ये sanction that expenditure. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव और हमने लेजिस्लेचर में डिफरेंस देखा, डिफरेंस पढ़ा, क्या क्या डिफरेंस है। अब हम लोग आते हैं जुडिशरी पे। हमने पूरा सेंटर का चीज़ पढ़ी, सेंटर में क्या क्या पढ़ा। अब एक बार पूरा रिकॉल कर लो तुम लोग कि लोकसभा है, राज्यसभा है, मेन हेड है जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके नीचे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो लोकसभा में इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस, इज़ ऑल्सो नोन एज, देखो ज़रा कि लोकसभा का जो हमारा ये था, तो लोकसभा इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज़ ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। ये सारे चीज़ें हमने पढ़ा। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन वगैरह वगैरह पढ़े हमने। अकाउंटेबिलिटी सेट की, प्रेसिडेंट क्या होता है वो देखा, फिर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं वो देखा। अब हम जुडिशरी का रोल पढ़ते हैं। ठीक है, फ़र्क भी समझा कि जो एग्जीक्यूटिव है वो उसमें क्या काम करते हैं, जो ये बाकी पार्लियामेंट्री हैं वो सब क्या काम करते हैं। तो पार्लियामेंट हमारा क्या काम करता है और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो क्या काम करते हैं, उसमें डिफरेंस भी हमने देखा। बेसिकली ऑल एग्जीक्यूटिव्स आर पार्लियामेंट्री, लेजिस्लेचर के ही पार्ट हैं, वो उसमें से ही बने हुए हैं। लेकिन वो जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दोनों हाउस से हो सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा से हो, चाहे वो ये लोकसभा से। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं जुडिशरी एंड रोल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। जुडिशरी क्या काम करती है? तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का ये भी एक पार्ट है, ये भी एक स्तंभ है जहाँ से डेमोक्रेसी चलती है। ओके, तो ये एक अलग पैरेलली अपना चलता है। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंटरप्रीट्स लॉ। ये अभी ऑब्वियसली इन लोग सब लोग मिलके लॉ तो बना रहे हैं, लोकसभा में लॉ बनता है, हमने पढ़ा, बट वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है कैसे पता चलेगा? वो ये डिसाइड करेंगे। सो इंटरप्रीट्स लॉ, सेफगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स। जब लॉ बना तो उससे कोई किसी लोगों का, किसी समुदाय का या किसी व्यक्ति विशेष का भैया उसका फंडामेंटल राइट तो छीनना नहीं चाहिए ना। मालूम पड़ा कुछ लॉ बन गया, उससे बेचारे का राइट टू एक्सप्रेशन खत्म हो जाए, तो नहीं हो सकता। ऐसे लॉज हम नहीं बना सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं बना सकता। तो वो सेफ गार्ड करने का, उसको देखने का काम कौन करता है? हमारा जुडिशरी सिस्टम करता है। Ensures law and executes action to non violate constitution। तो वही बताया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन ना टूटे, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भावना आहत ना हो, तो उसका वो लॉस को वो इंश्योर करता है, देखता है, एग्जीक्यूट करता है, उसके ऊपर एक्शन लेता है। So maintain checks and balance between legislature, maintain checks and balance between legislature, executive and judiciary। सो ये बैलेंस बना के रखता है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते। बहुत ज़्यादा मेन चीज़ इसमें क्या था कि ये आपका राइट सेफ गार्ड करता है, और जो भी लॉज बनती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री ही हमारे लॉज बनाते हैं, है ना। सो वो जो लॉज बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है वो देखने का काम कौन करता है? जुडिशरी करता है। एंड बाकी जुडिशरी के बारे में आपको पता ही है। अब हम आते हैं अपने स्टेट लेजिस्लेचर पे।
तो लगभग हम अपने द एंड वाले प्रोसेस में हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर जैसे हमने सेंटर में देखा वैसे स्टेट लेजिस्लेचर में कैसा होता है। तो उधर भी दो सिस्टम पे चल रहा था, यहाँ पे भी हम दो सिस्टम पे चल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उसमें क्या था, लोकसभा राज्यसभा था, प्रेसिडेंट था। इसमें है ईच स्टेट हैज लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधानसभा एंड सम हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज विधान परिषद। कुछ स्टेट में है, कुछ स्टेट में नहीं है। सो ईच स्टेट हैज, हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो रहेगी, क्योंकि इसमें के जो मेंबर्स होते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, है ना। लेकिन विधान परिषद के जो लोग होते हैं दे आर इलेक्टेड, जैसे राज्यसभा में हुआ वैसे विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी होता है। दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड पीपल ऑफ इंडिया, इलेक्टेड पीपल ऑफ दैट स्टेट रादर, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के उधर होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधानसभा, और एक तो है विधान परिषद दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कोई कोई स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है, विधान परिषद नहीं होता है। हेड ऑफ स्टेट इज व्हाट, गवर्नर। जैसे उधर प्रेसिडेंट थे, इधर गवर्नर है। गवर्नर को अपॉइंट करने वाले काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट इज दैट, हेड ऑफ अ कंट्री इज प्रेसिडेंट। हमारे कंट्री का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। एंड स्टेट के हेड कौन होंगे, गवर्नर होंगे। अगेन गवर्नर इज अगेन अ टिटुलर हेड। ओके, सो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर एंड गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। रियल एग्जीक्यूटिव इज अ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इधर भी स्टेट में भी जैसे इंडिया के हेड कौन थे, जो रियल हेड जो थे, रियल एग्जीक्यूटिव, वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास थे। वैसे ही स्टेट में सारे पावर्स चीफ मिनिस्टर्स के पास होंगे एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होंगे। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कहां से बनते हैं भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं, विधानसभा के लोग होते हैं। जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होगी विधानसभा में, उनके जो पार्टी के मुखिया होंगे, जो लीडर होंगे कि हाँ हम जो जीते हुए लोग हैं विधान परिषद के, विधानसभा के जो जीते हुए मेंबर्स हैं, दे आर नोन एज एमएलएस। तो एमएलएस में जो जीते हुए एमएलएस, जीते हुए पार्टी के एमएलएस, उनमें जो मुखिया होगा दैट इज गोइंग टू बी अ चीफ मिनिस्टर। एंड चीफ मिनिस्टर एंड वो जीते हुए लोग मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, बोथ सेंटर एंड स्टेट ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट भी देखता है और सेंटर एंड स्टेट का भी मैटर में। देखो ये अपने स्टेट के लिए भी लॉज बनाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, अपने स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं, और वो लॉज सेंटर में सही रहेगा, सेंटर के लिए फिट होगा तो सेंटर में भी इम्प्लीमेंट होगा, यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर वो सेंटर के लिए फिट नहीं होता रहेगा तो खाली स्टेट में ही होगा, और कभी कभी तो भैया ये नहीं हुआ तो नल एंड वॉइड भी हो जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है भैया, तो वो सेंटर क्या करती है, एग्जीक्यूट कर देती है, तो अपना लेजिस्लेचर भी, अपना जो जुडिशरी भी है वो भी हटा देता है इसको। ठीक है, चैलेंजेस टू लेजिस्लेचर। चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंज तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेन चैलेंजेस जो दिए हुए हैं वो अपन पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया चैलेंजेस हैं। चैलेंज देखोगे ना तो बड़ा हंसी भी आएगा, आप लोगों को हंसी छूट जाएगी। पहली बात तो ये है कि मेंबर्स एब्सेंट रहते हैं, तो ये इतने गंदे बच्चे हैं कि बहुत ज़्यादा एब्सेंटीज रहते हैं। सो एब्सेंटिज्म ऑफ मेंबर्स, आपने सुना रहेगा कि ये एमपी इतना दिन तक एब्सेंट रहता है,
इतना दिन ही काम करता है, पार्लियामेंट में आता है, आपने ये भी सुना होगा, है ना। सो चैलेंजेस टू द लेजिस्लेचर की क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि भैया एब्सेंटीज रहते हैं मेंबर्स, मेंबर के एब्सेंटीज इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब क्या बताएं, बहुत बड़ा चैलेंज है लेजिस्लेचर के लिए। फिर डिसरप्शन ऑफ टू रिड्यूस डिबेट क्वालिटी, इसलिए कुछ बिल पास करना रहता है ना तो सबको व्हिप भेजते हैं, कुछ इलेक्शन होने वाला रहता है उसके अंदर, कुछ इलेक्शन या मतलब वोटिंग होने वाली रहती है रदर, तो हर एक पार्टी अपने मेंबर्स के लिए, जो जीते हुए मेंबर्स हैं उनके लिए व्हिप भेजती है भाई कि आपको प्रेजेंट रहना है, नहीं तो खैर नहीं है आपकी, नहीं तो कारण बताओ नोटिस जो है वो भेज दिया जाता है कि कारण बताओ कि क्या हुआ कि तुम एब्सेंट थे और तुम्हारे वजह से हम चाहते थे कि बिल पास ना हो, अपोजिशन वाले ऐसे बोलेंगे, और तुम्हारे वजह से तुम्हारा वोट नहीं था इसलिए एक वोट से वो जीत गया। वैसे ही जो बिल पेश किया है वो क्या बोलेगा कि भैया अपने पार्टी वाले को कोई एब्सेंट रहेगा तो बोलेगा तेरे वजह से बिल गिर गया। ऐसा हो सकता है कि बिल गिर जाए और पार्टी जो है माइनॉरिटी में आ गई, जो जीती हुई पार्टी, होता है कभी कभी, बहुत सारे टाइम देखोगे तो जब यूपीए की गवर्नमेंट थी बहुत सारे बिल गिर गए, तो उनकी सरकार जो थी वो माइनॉरिटी में थी, तो वापस से उनको अपना मेजॉरिटी साबित करना पड़ता उसके बाद में, आपने देखा होगा तो वोटिंग होती है और फिर भी उसमें भी हार गए तो पूरा सरकारें भंग हो जाता है। सो चैलेंजेस टू लेजिस्लेचर क्या है, पहला चैलेंज यही है कि मेंबर्स एब्सेंटीज बहुत होते हैं, सो एब्सेंटिज्म ऑफ मेंबर्स। सेकेंड चैलेंज इज डिसरप्शन ऑफ एंड रिड्यूस ऑफ डिबेट क्वालिटी। ऑब्वियसली यार कोई भी जीत के चला जाता है कभी कभी, उनको नॉलेज नहीं रहेगा, कुछ नहीं है, पढ़े लिखे है नहीं, तो उनका डिबेट तो खराब ही होगा ना। तो सेकेंड चैलेंज इज व्हाट, डिसरप्शन, मतलब बीच बीच में आके आपने देखा हंगामा कर देते हैं पार्लियामेंट में, सो दे आर डिसरप्टिंग पार्लियामेंट। वेल में आके प्रोटेस्ट करते हैं, वेल में आके प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करना आपका हक है, कर सकते हो, लेकिन पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, काम रोकना इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। सो डिसरप्शन एंड रिड्यूस्ड डिबेट क्वालिटी, तुमको डिबेट करने का मतलब पूरा ये नहीं है और फिर आप उसको झगड़े में ख़त्म कर रहे हो, मतलब डिबेट जो फ्रूटफुल डिबेट होते हैं, ऑब्वियसली नॉलेजेबल पर्सन नहीं होगा वहाँ पे तो फ्रूटफुल डिबेट होगा कहाँ से, क्वालिटी ऑफ द डिबेट विल बी डिग्रेडेड। सो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस कि डिसरप्शन एंड रिड्यूस डिबेट क्वालिटी। देन थर्ड वन इज लो प्रोडक्टिविटी एंड ऑफ सेशंस, मीन्स जितने भी सेशन हैं, जितने बिल पास होने थे उतने हुए नहीं, जो काम का होना था वो हुआ नहीं बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। सो जो पार्लियामेंट्री सेशन थे वो लो प्रोडक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि भैया एक तो सेशन चलने नहीं देते तो उसमें कामकाज नहीं होगा, बिल पास नहीं होंगे किसी के, तो बिल पास नहीं होंगे तो आगे कामकाज होगा क्या, नहीं होगा, सो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेशंस। देन कोई कभी कभी तो आधे से ज़्यादा बॉयकॉट ही करके चले जाते हैं, बॉयकॉट करके चले जाते हैं, तो आजकल आजकल क्या सिस्टम चला है माना है क्या कि पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट बिल पास कर, भाई कुछ तो भी बोलते हैं, ठीक है। तो लो बिल हमको ये बेसिकली क्या है कि आजकल जो सेशन चल रहे हैं वो बहुत लो प्रोडक्टिविटी है बिकॉज ऑफ दिस एब्सेंटीज एंड लो डिबेट क्वालिटी, वो जो सेशन चलते हैं उसको डिसरप्ट करते हैं, ख़राब करते हैं, बीच बीच में आके हंगामा कर देते हैं और बॉयकॉट कर देते हैं कभी कभी, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी सेशन की बचेगी नहीं, सो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेशंस। लास्टली प्रेजेंस ऑफ द एमपीज विथ क्रिमिनल केसेस, तो बहुत सारे ऐसे एमपीज हमारे सिस्टम में आ गए हैं जो जीत तो गए हैं, देखो जैसे मारे गए हैं हमारे अंसारी साहब, अंसारी जो भी हैं वो मारे गए बीच में, तो वो भी एमपी थे, पता होगा तो,
So they all have criminal cases on them. So presence of MPs with criminal cases, वो उनको नॉलेज होगा नहीं इस सब चीज़ों का. सो ये लोग भी क्या करते हैं, दे आर ऑल चैलेंजेस टू द लेजिस्लेचर. प्रेजेंस ऑफ एमपीज विद द क्रिमिनल केसेस, ऐसे सब जो एमपीज हैं दे आर चैलेंज टू द लेजिस्लेचर. ठीक है. लास्टली है हमारे पास, दिस इज अ लास्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पीपल वॉइस रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स पीपल वॉइस. देन प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज. सो पार्लियामेंट क्या करता है? आपका डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रोटेक्ट करता है. लॉज बनाता है, अच्छे अच्छे लॉज बनाता है ताकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज बनी पड़ी रहे. सो पार्लियामेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट्स पीपल वॉइस. ऑब्वियसली हमने इलेक्ट करके भेजा है उधर, तो वो आपकी आवाज़ उठाएगा. सो इट रिप्रेजेंट्स पीपल वॉइस. प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज थ्रू लॉज, मेकिंग लॉज एंड ऑल. देन एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. तो पार्लियामेंट क्या करता है? ऑब्वियसली उन लोग सवाल पूछते हैं, जो गवर्नमेंट चल रही है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, तो उन ये कौन इंश्योर करता है उनकी अकाउंटेबिलिटी? पार्लियामेंट इंश्योर करती है. द नेक्स्ट वन, स्ट्रेंथन्स यूनिटी थ्रू फेडरलिज्म. ये स्टेट और सेंटर के बीच में सामंजस्य बनाने की काम कौन करता है? पार्लियामेंट ही करता है. ठीक है. लास्टली, फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे जो वाजपेयी जी थे, बीजेपी एनडीए के, हम बीजेपी लेड एनडीए, एनडीए लेड बाय बीजेपी ऐसे बोल सकते हैं. तो उस वक्त पे एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी. ही इज वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज. उन्होंने एक स्पीच में कहा था कि सरकार आएंगी जाएंगी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा डेमोक्रेसी बचा हुआ रहना चाहिए. ओके. सो सर, आपने बहुत फेमस वो लाइन था, सरकार आएंगी जाएंगी. अटल बिहारी वाजपेयी का आपने जो जीवनी देखा रहेगा, बीच में पिक्चर भी आई थी उसके ऊपर बेस्ड, तो उसमें एक फेमस वो लाइन बहुत फेमस था कि सरकारें आएंगी. उनको उनके सरकार को गिराया गया था बेसिकली. तब वो पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण देते हुए, पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए ये बात कही थी कि सरकारें आएंगी जाएंगी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेमोक्रेसी बचा हुआ रहना चाहिए, सरकार बचे या ना बचे. ठीक है. तो दिस आर द थिंग्स जो हमको आज पढ़नी थी हमारे बुक में. ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं. होप कर रहा हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, मतलब लेजिस्लेचर क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, चीफ मिनिस्टर किधर होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, गवर्नर किसका हेड है, प्रेसिडेंट किसका हेड है, सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी. जुडिशरी कैसे वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. मिलते हैं. तो अरे भाई, ये बताना बोलना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये समझ में आ गई तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने अपने दोस्तों को शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.